अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल आपको पसंद भी आया होगा। आने वाले वीडियो से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हम नॉवल पढ़ रहे थे हयाम, जिसकी राइटर हैं सैयदा अनम बुखारी। चलते हैं नॉवल की तरफ। मेरी जान, मुझे बाकी शहजादियों का नहीं पता। मुझे बस इतना मालूम है कि जो हम सैयदजादियां होती हैं ना, हम असल में सचमुच की शहजादियां होती हैं। और हमारा ताल्लुक किसी शहर या किसी बस्ती से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से होता है, क्योंकि हम इस्लाम की शहजादियां हैं। और इस्लाम की शहजादियां तो चार दीवारी में ही अच्छी लगती है ना। तो क्या शहजादियां अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती? जैसे सिंड्रेला, हम कुछ क्यों नहीं कर सकती? हमें अपने अब्बू, अपने भाईजान, भाइयों की इजाजत की जरूरत क्यों दरकार है? नहीं, किसने बोला कि हमारे अब्बू जान और हमारे भाइयों ने हम पर पाबंदियां लगाई हैं? ये हुक्म तो अल्लाह ताला का है। हम बाकी औरतों से अलग जानी जाए ताकि लोग जान सकें कि हम शहजादियां हैं। हमारे सामने नजरें झुकानी है इज्जत से। हमारे बड़े तो सिर्फ हमें अपने असल से जोड़ कर रखते हैं। हमें बुरा लगता है लेकिन वो नहीं चाहते हम अपनी नादानी में कोई ऐसी खता कर जाए जिससे जहन्नुम की आग हम पर हराम ना रहे। इसीलिए आप बाहर नहीं जाती। हम्म, मैं भी कभी नहीं जाऊंगी, पक्का वादा। वो मुस्कुराकर कहती मिनाल के साथ गले लग गई। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगी। न जाने उसे किस बात का डर था, वो सोचों में ही गुम हो गई थी। सैयदजादे, मैं समझी थी कि तुम्हारा मोहब्बत से इनकारी हो जाना मेरे लिए सबसे बड़ा कुर्ब होगा, लेकिन वो गलत थी। मैंने ये अब जाना है कि वो इनकार तो मेरे दुखों का आगाज था। मोहब्बत के इस सफर में आने वाले हर वार हमेशा पहले लगे जख्म पर आकर लगता है, और वो जख्म कहीं भर नहीं ना जाए, तकलीफ कहीं मिल ना पड़ जाए। मुझे डर इस बात का है कि आने वाला हर अजाब मेरे दिल के पपोले को नसूर ना बना दे। मगर रुको, इस बात की तसल्ली भी है कि तब तक मेरे दिल से रास्ता खून थम चुका होगा। मतलब समझ गए हो ना, मैं मर गई होंगी। तुम्हारी असीर सैयदजादी तारीखी में जमीन पर बेड से टेक लगाए बैठी। वो कोई बदरूह मालूम हो रही थी। काला लिबास ओढ़े, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। आंखों में लगा काजल आंसुओं के साथ बहकर इसके रुखसारों पर स्याह छाप छोड़ चुका था। वो कमरे से मुंसलिक बालकनी का दरवाजा खोले बिल्कुल इसके सामने इस रुख से बैठी थी कि रोशनी के नाम पर चांद की चांदनी इस पर यूं पड़ती कि इसकी एक आंख में और इसमें से बहने वाला स्याह काजल रोशन होता। आज की रात मुझ पर बहुत भारी है। नहीं नहीं, आज की रात नहीं, अब तो आने वाली सारी जिंदगी ही मुझ पर भारी है। आज होने वाली कयामत मुझ पर अजाब बनकर टूटी है, और मेरे मुंह से एक सिसकी तक ना उभरी। कैसे? वो हंसने लगी। तुम्हें पता है, आज मैंने हर रंग खुद पर ओढ़ कर रखा था। वही रंग जिनसे मुझे इश्क हुआ करता था, वो सब मुझे बुरे लगने लगे हैं। हैरान मत हो, मुझे सच में रंगों से नफरत हो गई है। देखो, ये काला रंग, ये काला रंग मुझ में भला लग रहा है ना? है ना? वो फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी रफ्ता रफ्ता कहकों में ही ढलने लगी थी। वहां उसके साथ कोई मौजूद ना था, तो न जाने वो किस से बात कर रही थी। हाँ, यकीनन वो सामने मंजर पर मौजूद चांद से महवे गुफ्तगू थी। हाँ, शायद। दोनों घरों में फंक्शन की तैयारियां हफ्ता भर पहले ही शुरू हो गई थी। तय ये हुआ था पहले बादल और हयाम की रस्म अदा की जाएगी ताकि हयाम भी अगले फंक्शन में शामिल हो जाए, जो उसी दिन ही था। और बात तो घर की थी, बच्चे भी अपने थे। कैसी पाबंदियां? कोई हयाम से पूछता कि वो कहती अब क्या वो सैयदजादी नहीं रही थी? जो कोई उजर तलाश किया जाता। अब उसके बाबा को कोई एतराज क्यों ना था? खैर, इतवार का दिन तय पा गया था और तैयारियों का आगाज हयाम और परी के कपड़ों की पसंद से किया गया। आखिरकार दुल्हने भी क्या कभी बिना हार श्रृंगार सजी हैं? लेकिन इन्हें कोई बताता कि जब जनाजे के इंतजाम तय पा रहे हो तो सजने संवरने की किस नामुराद की जरूरत होती है। उस दिन तो सोग की चोगन खुद आसमान से उतरती है, पूरी तैयारियों के साथ। वो कमबख्त सोग भी न जाने क्या चीज है कि जब वो आफताब की लो देती हुई किरणों की थाल जोगी पर उंडेलता है तो फिर किसी दूसरे बनावटी हुस्न की जरूरत ही नहीं रहती।
اس کا حسن ہی اتنا دلکش ہوتا ہے، اسی لیے شاید کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہیں، شاید اسی لیے کسی نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ناخوش ہوتا ہے۔ سب خوش تھے مگر وہ چار جن کی زندگیوں کا فیصلہ کر کے انہیں کسی تماشے کی صورت تفریح کا سامان بنایا گیا تھا، وہ ناخوش تھے۔ وہ خوش ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ آج کا دن کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا ہے، وہ کہتے عذاب ہے، قیامت ہے، بس موت کا فرشتہ نازل ہونے کو ہے۔ لیکن کوئی پوچھتا تو نا، ابھی تو صرف منگنی کی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، گلابی رنگوں کا پاؤں کو چھوتا گاؤن جس پر سنہری رنگ کا کام کیا گیا تھا، یوں جیسے کلیاں ہوں، کلائیوں میں بھر بھر کر گلابی چوڑیاں اور مہندی سے رنگے ہاتھ جس کی خوشبو کی شاید وہ دیوانی ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس سے کیا ہو رہی تھی؟ لائٹ میک اپ بالوں کو کرل کر کے آگے کی طرف ڈالا گیا تھا اور دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ لیتی تو یقین نہ کرتی کہ وہ وہی ہے، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر خود کو دیکھا تک نہ تھا۔ وہ خط لکھ رہی تھی، نہ جانے آج بھی اسے کیا سوچی تھی کہ قلم تھام لیا تھا، لیکن اس میں انسان کا بھی کیا قصور؟ جب بربادی نے اپنے قدم گاڑے ہوئے تھے تو کوئی نہ کوئی راستہ بن ہی جاتا ہے۔ سید زادے، تمہیں پتا ہے آج مجھے خوب بناؤ سنگار کیا گیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہی نہیں کہ کیا میرے لیے بھی خوشی کا دن ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہہ دوں یار یہ جشن بند کر دو، یہ جو شادیاں بجائے جا رہے ہیں یہ میری سماعت میں غموں کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں، میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، مگر کاش کوئی پوچھتا۔ خیر، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ مہندی بہت پسند ہے، مطلب تھی، کبھی میں نے بھی خواہش کی تھی تمہارے نام کی ہینا اپنے ہاتھوں میں لگاؤں گی تو دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں گردانی جاؤں گی، لیکن یہ جو مہندی آج میرے ہاتھوں پہ سجی ہے وہ تو کسی دوسرے کی نسبت سے ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میرے ہاتھوں پر کسی نے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہیں، جس کی جلن مجھے اپنے پورے وجود کو جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کاش کہ تم نے مجھ سے منہ نہ موڑا ہوتا تو یہ مہندی تمہارے نام کی ہوتی اور اس کی خوشبو مجھے تمہارے لیے مزید دیوانہ بنا دیتی، میں تمہارے عشق میں اور پاگل ہو جاتی۔ آرس حسن اور پاگل، تمہاری اسیر سید زادی۔ ابھی اس نے قلم بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ حیام نے فوراً خط اپنے پیچھے کیا، مڑ کر دیکھا تو سامنے مشل کھڑی تھی، لال رنگ کا سادہ پاؤں کو چھوتا کلی دار بالوں کے طریقے سے باندھے دوپٹہ سر پر پھیلائے ہمیشہ کی طرح وہ پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ نہیں ویسے ہی۔ حیام نے اپنا رخ واپس آئینے کی جانب موڑا اور خط وہیں ایک طرف رکھی گجے کی ٹوکریوں کے نیچے رکھ دیا۔ اچھا چلو بلا رہے ہیں تمہیں نیچے، اور یہ دیکھو یہ گجے بھی نہیں پہنے تم نے۔ مشل خود ہی اسے گجے پہنانے لگی اور حیام نے آنکھیں دو پل کے لیے بند کی کہ شاید نگاہیں کھولنے پر حقیقت کچھ اور ہو، منظر بدل جائے، مگر جب مشل اسے گجرے پہنا چکی تو سیدھی ہو کر دیکھا حیام نگاہیں بند کیے کھڑی تھی۔ مشل کے دل کو ٹیسے لگنے لگی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنی دوست کے لیے، وہ اپنے بھائی کو کی کوتاہیوں کا مداوار کرنا چاہتی تھی، کرتی بھی تو کیسے؟ حیام مجھے معاف کر دینا۔ ساتھ ہی وہ رو دی۔ معاف؟ وہ کیوں؟ حیام نے آنکھیں کھولی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی حیام، اس لیے۔ مشل نے حیام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اسے روتا دیکھ کر حیام کی آنکھوں میں بھی موتی چمکنے لگی۔ اچھا بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ لگ رہا ہے نا کہ بہت دل سے تیار ہوئی ہوں، یوں جیسے برسوں سے دلہن بننے کی خواہش پوری ہو گئی ہو، مگر دیکھو نا میری تو آج صرف منگنی ہے، پھر بھی اتنا تیار، لوگ توبہ توبہ کریں گے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا اور فول بولے جا رہی تھی، مشل نے اسے خاموش نہ کروایا، وہ جانتی تھی اس طرح وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اچھا سنو، فاضل سے کہنا مجھے خود انگوٹھی پہنا ہے، میں اپنی منگنی پر اس خاندان کی تہذیب کی پرواہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ حیام، مشل نے اسے ٹوکا۔ کیا؟ تو مشل سے نظریں نہ ملا رہی تھی۔ بولو بھی، تم نے بازل بھائی کہنا تھا شاید، تمہیں یقین تو ہے نا ان پر؟ یہ منگنی وقتی ہے، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، مجھے یقین ہے ان پر،
लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं है और तुम उनको मेरे जाने से पहले बता दो। ये मंगनी वक्ती नहीं है, असली है। वो तमाम कोशिशें तर्क कर दे क्योंकि हयाम बुखारी को अब आरस हसन नहीं चाहिए। आज ये समझने सवरने से पहले हयाम ने आरस हसन के नाम की तमाम कश्तियां जला दी हैं। सपाकी से कहती वो बाथरूम की तरफ चल दी जबकि पीछे खड़ी मशर ने इसके लफ्जों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ जानने की कोशिश की थी। घर के पूरे लॉन को सफेद फूलों से सजाया गया था। सजावट से मंसूब कोई ऐसी चीज ना पाई गई जाती थी जहां फूलों को बतौर सेकंड ऑप्शन गर्दाना गया हो। आखिर को हयाम बुखारी फूलों की दीवानी थी। लॉन के एक हिस्से को स्टेज के तौर पर सजाया गया था। स्टेज से घर के दाखिली दरवाजे तक के फासले पर फूलों को यूं निछावर किया गया था जैसे कोई पगडंडी हो। आरस हसन सफेद शलवार कमीज पहने लॉन के एक तरफ खड़ा था, बाल माथे पर बिखरे और नजरें बार बार उसके रास्ते को तकती थी जहां से हयाम की आमद मतवत क्या थी। आरस के साथ खड़े शाहमीर ने उसकी बेचैनी खूब अच्छे से नोट कर ली थी, तभी बोल पड़ा, तू एक बार फिर सोच ले यार। आरस ने शाहमीर की तरफ देखा, सरता पाउस का जायजा लिया। स्याह शलवार कमीज वालों को जल से पीछे किए, स्याह शॉल कांधों पर लपेटे, वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। दोनों के माबैन मुशाबत हर देखने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या ये जुड़वा तो नहीं। अच्छा लग रहा है तो चेहरा वापस मोड़ लिया गया। मैं जानता हूँ आरस, तो गलत नहीं है, लेकिन तू इसे कोई मामूली मंगनी ना समझ कि आज हो जाएगी तो कल टूट जाएगी। तू अच्छे से जानता है। आरस ने उसकी बात काटी। किसने कहा कि ये मंगनी टूट जाएगी? मंगनी ना हो गई कोई गुड्डे गुड्डी का खेल हो गया। ये ये शहर जरूर है मियाँ। अगर अभी इस घर के तमाम अफराद अपनी रवायतों से खूब वाकिफ हैं, अच्छे से जानते हैं, सबकी मंगनी हो गई है सो हो गई। निगाहें बासल पर आ ठहरी जो उसके पास ही आ खड़ा हुआ। ठीक कहता है आरस, तू मंगनी हो गई सो हो गई। अब देखे ना शामिर भाई, इंसान की मंगनी तो एक ही मर्तबा होती है तो इसे एंजॉय करना चाहिए। शामी ने कोई जवाब न दिया, अलबत्ता आरस की निगाहों का जाविया न बदला। वो कहती है कि खुद अंगूठी पहनाना। चल अपने भाई की मदद कर। क्या करो? ना पहनाई तो नाराज हो जाएगी, तू तो जानता है उसे। बादल ने चेहरे पर मस्ती परेशानी जाहिर की। अब्बा से कहा तो गुस्सा करेंगे कि ये औरतों के काम है, लेकिन इन्हें समझाना चाहिए ना। मंगेतर नाराज हो जाएगी मेरी। आरस के चेहरे पर गुस्से की छाप नुमाया हुई। वो जाने कैसे जब्त किए हुए था। बादल, शमी ने कुछ कहना चाहा लेकिन बादल फिर बोल पड़ा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब्बा क्यों मना करेंगे? आखिर को घर के बच्चे हैं। ठीक है भाई, सादत की तहजीब और रवायत एक तरफ, मगर घर के बच्चों का भी भला कभी पर्दा हुआ है ना आरस? आरस के बादल की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन इतने में दाखिली दरवाजे से हयाम और मशल के हमरा सुस्त कदम उठाती अपने करीब आती दिखाई दी। एक लम्हा लगा था आरस के तासरात बदलने में। चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कुराहट ने अपना बसेरा किया। आरस के बदले रवैये ने शामिर और बादल दोनों को पलट कर देखने पर मजबूर किया। लॉन में मौजूद तमाम मेहमान ही सांस रोके इस परी के मुकम्मल हुस्न को सराहने में मशगूल थे। आरस हसन को वो अपने करीब आते महसूस हो रही थी। आंखों में जुगनू चमकने लगे, मगर फिर से एक लम्हा लगा था आरस को खाक होने में। उसकी आंखों के तमाम जुगनू अपनी चमक खो गए थे। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह कुर्ब तकलीफ ने घर किया। फासिल का एक जुमला आरस हसन के दिल की दुनिया उजाड़ गया था। अब्बू ने ठीक फैसला किया है आरस। आई एम अ लकी मैन। मुझे हयाम से मोहब्बत भी हो ही जाएगी। आरस तो बस मोहब्बत लफ्ज पर ही अटक गया था। आंखों में नमी घुलने लगी। चेहरा मोड़कर बादल को देखा जिसकी आंखों में बस मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आरस हसन अंधा हो गया था। वो उस मोहब्बत की तफरीक ना कर सका कि वो एक भाई की अपनी बहन के लिए थी, या एक नए रिश्ते की बदौलत अपने मंगेतर के लिए। हयाम को स्टेज पर बिठा दिया गया। शायद बादल ने उसको राजी कर लिया था, तभी उसके साथ बैठा मुस्कुराकर अपनी माँ को किसी बात का जवाब दे रहा था। सबके चेहरों पर खुशी वासिया थी। हयाम ने निगाहें उठाकर आरज असद को देखा। दोनों की नजरें मिली। एक की आंखों में दर्द था तो दूसरे की आंखों में हर किस्म की जज्बात से आ रही। एक की निगाहें मंजर बदल डालना चाहती थी तो दूसरे की निगाहें बेहिस हो गई थी। एक की आंखों में मौजूद नमी
बह जाना चाहती थी तो दूसरे की आंखें खुश्क थी। आरस हसन चाहता था कि वो सारी उम्र यूं ही उसकी आंखों में झांकता रहे, लेकिन हया बुखारी ने नजरों का जाविया बदल डाला। आज वो सजा देने पर आई तो जुल्म की इंतहा कर गई। शामीर ने आरस के शानों पर हाथ रखकर तसल्ली दी। आरस ने रुख मोड़कर इसे देखा। शामिर यार, कैसे कैसे रोकूं? बदन का सारा खून उछलकर उसके चेहरे पर आ गया। उस लम्हे शामिर को अपने दोस्त पर तरस आया। पीछे चलते मंजर ने उसके अल्फाज भी खा लिए। फाजल मुस्कुराकर हयाम को अंगूठी पहना रहा था। शायद वो कुछ कह रहा था, तभी हयाम मुस्कुराई। तमाम मेहमान स्टेज के करीब थे। किसी ने आरस पर तवज्जो न दी, वरना कोई भी उसे देखकर उसके दिल की हालत से वाकिफ हो जाता। यार, देर कर दी है तूने बहुत। एकदम से पीछे के मंजर पर यूं तालियों का शोर उभरा। आरस ने आंखें मूंदे अपनी रूह फना होते हुए महसूस की। वो सुस्त रवि से कदम उठाता घर के दाखिली दरवाजे की तरफ चलने लगा। शामी ने हयाम के एक तरफ खड़ी मशल को देखा। वो भी कहाँ खुश थी। मशल की निगाहें अपने भाई के शिकस्त ज़दा कदमों की चाल देखने में मसरूफ थी। मशल ने चेहरा मोड़कर शामिर को इल्तिजाई नजरों से देखा। वो उसकी निगाहों का महफूज समझकर अरस के पीछे ही चल दिया। सैयदजादे, दुनिया वाले कहते हैं कि जो एक मर्तबा दिल लगा ले वो हर दूसरे शख्स के लिए नकारा गर्दाना चाहता है। आज मालूम हुआ कि सच ही कहते हैं। ये जो पुराने जमाने की पुरानी सोच का लिबादा ओढ़े बूढ़े बूढ़ियां हयात हैं, ये बिल्कुल सच कहते हैं। हम नई नस्ल समझती है कि हम पढ़ लिख गए हैं तो दुनिया भर की अकल हमारे जहनों में कैद हो गई। आज ये भी सच ही है, बाकी तमाम अकल कैद दी है, जिसका इस्तेमाल हमें आता ही नहीं। वो जो बड़े बूढ़े कहते हैं ठीक कहते हैं। दुनिया देखना क्या होता है वो जानते हैं। हम 4 बस स्टॉप घूम लें तो लगता है कि दुनिया देख ली, घाट घाट का पानी पी लिया, मगर ऐसा नहीं होता। हम आज की नस्ल कभी एक से दिल लगा लेते हैं तो कभी दिल भर जाए तो कहते हैं कि कोई और सही। दुनिया भरी पड़ी है, असल बात तो ये है कि दिल खाली है। दिल खाली हो जाए तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि चाहे दुनिया भरी रहे, किसी दूसरे का हाथ थाम भी लो तो अपने हाथ खाली ही लगते हैं। और फिर जब साथ चलने वाले का दिल हमारे नाम की तख्ती बाहे लटका लेता है तो हमें याद आता है कि हम तो नकारा हैं। तो हो गई ना इस बात सच। अब देखो ना, तुम्हें इतनी सी बात समझाने में कोई ये लंबी तमहीद बांधनी है। मैंने कहना तो बस ये था। अब हर किसी के लिए नकारा हूं मैं, या शायद तुम्हारे लिए भी। ये फैसला मैं वक्त पर छोड़ती हूँ। तुम्हारी हसी, सैयदजादी। उससे खत लिखते ही कलम तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को हाथों में लिए देखने लगी। इस तकलीफ के लिए माफ कर देना, लेकिन अब मजीद जुल्म नहीं कर सकती थी। आईने में नजर उठाकर अपने अक्स को देखा और फिर बोलने लगी, यूं जैसे उसी से हम कलाम हो। अपने कुर्ब की तहरीर सफ़े पर उतारने के लिए जिस जिस चीज का सहारा लूं वो जुल्म ही होता है। अब इस कलम को ही देख लो। सर आह भरी। जब जब मैंने अपना गम सुनाया, सिर्फ मेरी आंख से आंसू नहीं बहे, इसने भी तो स्याही बहाई है। इसकी स्याही जो जो कोरे कागजों का समंदर के पानी में आने रंगती गई, तब तक मेरा दिल इस स्याही के समंदर में डूब कर उभरा है। एक बार फिर खुद को आईने में देखा, आंखें बंद करके एक लंबा सांस खारिज किया। लेकिन फैसला कर लिया है मैंने। अब एक आंसू तक ना बहेगा और ना कोई स्याही। खत को बंद करके बक्से में रखा, तभी दरवाजे को खोले नायला बेगम अंदर दाखिल हुई। हयाम, चलो चलें। सब जाने के लिए निकल रहे थे। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ माँ, आप चले, मैं आ रही हूँ। खड़े होकर एक मरतबा फिर खुद को अक्स आईने में देखा। बिल्कुल नहीं, तुम चलो पहले। तुम्हें छोड़कर चली गई तो आधा घंटा तुम्हें भूल ही जाएगा सब। उस बच्ची का सोचो, मंगनी है उसकी। आगे ही इतना लेट हो गए हैं हम। अच्छा माँ, बस कर दें, ये देखिए मैं जा रही हूँ। अब आ जाइएगा, वो कहती कमरे से निकल गई। हाँ, मैं गजरे लेकर आती हूँ। गजरों की टोकरी उठाते नीचे रखा खत उनके हाथों में आ गिरा था। हरे रंग का गाउन, जो कि हूबहू हयाम के गाउन सा था, पहने वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठी नजरें झुकाए अपने करीब होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। उनके यहाँ तकरीब का इंतजाम किया था। सिर्फ गिनती के घर के अफराद, निदा बेगम शायद उसके पास बैठे आरस से मुतल्लिक कोई बात हो रही थी, जो कि वहां मौजूद ना था। अलबत्ता हयाम और बादल दोनों मौजूद थे।
دونوں کو ساتھ مسکراتے دیکھ کر پری کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش اسے بھی کوئی منچاہا ہم سفر مل جاتا، مگر ایک پل کو وہ تھمی۔ وہ آرس کے رشتے سے انکاری تھی، وجہ یہ کہ وہ اس کو بھائی سمجھتی تھی، تو پھر فاضل بھی تو حیام کے لیے بھائی سا تھا۔ مطلب کیا اتنا آسان ہوتا ہے دل کو منا لینا؟ کیا میرا دل بھی بدل جائے گا حیام کی طرح؟ میں بھی تو خوش ہو سکتی ہوں۔ شاید میں ہی ایک چھوٹی سی بات کو بڑا بنا رہی تھی۔ ذہن میں کیا کچھ چلنے لگا۔ چلو بھائی شمائلہ، اجازت دو مجھے، میں جلدی سے پری کو عرض کی نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں تو سکون مل جائے گا۔ پری کو پیار سے دیکھتی وہ شمائلہ بیگم سے اجازت طلب تھی۔ تو تمہیں روکا کس نے ہے؟ پہنا دو، تمہاری اپنی ہی بیٹی ہے۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پری ہاتھ دو بیٹا۔ پری نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں سے اسے حامی جواب دیا اور ساتھ ہی ہاتھ نیتا بیگم کی طرف بڑھایا۔ نیتا بیگم نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہی اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ خوش رہو، سدا سلامت رہو، آج سے پری میرے عرض کی امانت ہے تمہارے پاس، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ امی یہ سب باتیں چھوڑے، اب پہلے جس کی منگنی ہوئی ہے اس کا تو منہ میٹھا کروا دے۔ فاصل کو اپنے بھائی سے ہزار شکوے ہی صحیح، لیکن پری اسے عزیز تھی۔ اسے ہمیشہ وہ معصوم سے سادہ سی لڑکی اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنی زندگیوں میں ہونے والی توڑ پھوڑ کے منفی اثرات ان کی آنے والی زندگی پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ہونے کو روک بھی نہیں سکتا تھا، مگر تب تک کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتے جیسے ہی نیدا بیگم نے پری کی جانب واپس رخ کیا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا پایا۔ پری بیٹا کیا ہوا ہے اور رو کیوں رہی؟ پری تم خوش ہو نا؟ لیونگ روم میں موجود تمام لوگ چپ سادے بیٹھے رہے۔ خالہ ایسی کوئی بات نہیں، بس آج ابا کی یاد آ گئی، سو آخر کو اس کا بھی قصور نہیں۔ ایسے موقع پر باپ ساتھ ہو تبھی بیٹیوں کے لیے اصل رونق ہوتی ہے۔ فاضل کے ساتھ بیٹھے سعد نے جیسے بہن کے آنسوؤں کو زبان دی۔ کہتے تو ٹھیک ہے میاں، پر کیا ہو گیا؟ جو ایک باپ اس دنیا میں نہیں، دوسرا تو ہے نا۔ مصطفیٰ صاحب نے مسکرا کر کہتے ہی پری کی جانب دیکھا، وہ اٹھ کر اس کے قریب گئے اور اس کے سر پر مان بھرا ہاتھ رکھا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، بالکل حیام کی طرح۔ پری نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چلو بھائی اب اپنے ابا کے لیے ہی مسکراؤ گی نا؟ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ وہاں بیٹھے تمام نفوس مسکرا رہے تھے سوائے نائلہ بیگم کے، جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی، بس یک تک حیام کو گہری نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ حیام نے انہیں اپنی جانب یوں دیکھتا پایا تو مسکرائی، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ حیام کو ان کی نظریں عجیب لگنے لگی، اسے الجھن ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے کچھ غلط ہے، مگر پھر نائلہ بیگم نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ وہ اب شاید نیدا بیگم سے مسکرا کر کچھ بات کر رہی تھی، پر حیام انہیں ہی نظروں میں کھو گئی تھی، جو کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ وہ باہر لان میں بیٹھا نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ نگاہیں کب سے اس سٹیج پر ٹکی تھی جہاں کچھ دیر پہلے محفل سجی تھی۔ سارا لان خالی تھا، اس کے سوا وہاں شامیر موجود تھا، جو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجال تھی جو ایک بار ٹوکا ہوتا۔ ایک مرتبہ پھر انگلیوں میں دبا سگریٹ سے لگا کر ختم ہونے کو آیا، اس سے پہلے کہ اس کی انگلیاں جلدی شامیر نے ہر بار کی طرح وہ اس کے ہاتھ کے بیچ سے کھینچ کر زمین پر پھینکا اور جوتوں سے مسل دیا۔ اب کی بار اس نے دوبارہ ہاتھ میز میں رکھی سگریٹ کی ڈبیا کی طرف نہ بڑھایا۔ شامیر اف، شکر ہے تو کچھ تو بولا، چل بولنا شروع کر۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تجھے معلوم ہے میں چپ کیوں تھا؟ کیوں اتنی بڑی قربانی دے دی؟ تیری ایک نہ سنی تو کہتا بھی رہا کہ ابھی بھی بول دے، یہ منگنی نہ ہونے دے، لیکن میں ہنسا۔ میں پتھر ہو گیا، معلوم ہے کیوں؟ تو پھر وہی باتیں دہرا رہا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تو نے یہ سب چچا چچی کے کہنے پر کیا، ان کی عزت کے لیے کیا۔ کچھ نیا بتا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ آرز اپنے دل میں دفن تکلیف کو باہر نکالے۔ نہیں، تجھے کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں۔ آرز نے مسکرا کر شامیر کو دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، درد اور اپنے ہی درد پر اٹھتی ہنسی۔ شامیر نے سر جھکا لیا۔ کیا معلوم نہیں ہے مجھے، بتا مجھے، چل میرے ساتھ، کچھ دکھانا ہے تجھے۔ وہ کھڑا ہوا، اس
अपने पीछे आने का इशारा किया। अब वो क्या कह सकता था, चुपचाप उसके पीछे ही चल दिया। आरस उसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ और शामिर को बैठने का इशारा किया, मगर वो खड़ा रहा। वो आरस की एक एक हरकत को बगौर जायजा ले रहा था। आरस ने कमरे में मुझे लकड़ी का मेज का निचला हिस्सा किसी ड्रॉर की सूरत बाहर निकाला। मेज की को पहली ही नजर में देखा ऐसा कोई तासुर ना मिलता था। शामिर को उसे देखकर हैरत हुई। वहां बहुत सी चीजें थी। आरस ने कुछ चीजें उलट पुलट कर एक खाकी रंगी डायरी बाहर निकाली और शामिर को थमा दी। शामिर उलझन ज्यादा नजरों से आरस को देखने में मसरूफ था। खोलकर देख, पर वो टस से मस ना हुआ। मैं डायरी की बात कर रहा हूँ शामिर। आखिरकार शामिर ने वो डायरी खोली। वहां कुछ ना था, बल्कि बहुत कुछ था। जैसे जैसे वो डायरी के सफ़ात पलटता गया, उसके चेहरे पर उलझन की जगह हैरत और फिर हैरत की जगह अफसोस की मुस्कुराहट दर आई। एक बात कहूँ? शमी ने डायरी बंद करके वापस आरस को थमाई। कह दे। तो तू भी कह दे। वो अब डायरी वापस रख रहा था। रहने दे। इससे पहले आरस कुछ कहता, बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई थी। मतलब वो सब वापस आ चुके थे। एक मरतबा फिर आसूदगी ने अपना बसेरा आरस के दिल में करके अपना घर बना लिया। वो शामिर को वहीं छोड़ बालकनी में बाहर निकला गया। वो बेड पर बैठी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जहन कुछ देर पहले हयाम से होने वाली गुफ्तगू में उलझा सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो वापस गुजरे हुए मासी में खो गई। वो अब अपनी नाम नहात मंगनी से उठकर कमरे में आई थी। क्या हयाम और मशल उसके पीछे ही चल आई। सबसे पहले हयाम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जबकि मशल अपनी जगह खड़ी रही। परी ने मशल को हैरान नजरों से देखा था। मशल, कुछ हुआ है क्या? मगर वो बस उसे देखने में ही मगन थी। मशल, परी बुला रही है तुम्हें। हयाम ने मशल को हिलाया तो वो होश की दुनिया में वापस आई। माफ करना, वो असल में तुम लग बहुत प्यारी रही हो ना। कोई भी तुम्हें देखे तो खो सकता है। वो मुस्कुराकर कहती, परी के गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हयाम, तुमसे बात कर सकती हूँ? परी ने जो ही हयाम को देखा, इसके चेहरे के रंग बदले थे। हयाम ने मशल को मायने के नजरों से देखा। दोनों के दरमियान होने वाले किसी अमल का भी अंदाजा परी के लिए मुश्किल था। वो तो हयाम के लिए जवाब की मुंतजिर थी। हाँ करो बात। मुझे क्या मसला हो सकता है? मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की गई। परी उसका हाथ थामे उसे एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गई। तुम खुश हो? हयाम के सवाल पर ये सवाल अजीब था। बहुत अजीब। हाँ, मैं खुश हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं लगती? जवाबन सवाल किया गया। लगती हो, और मेरी दुआ है तुम हमेशा यूं ही मुतमिन और मुस्कुराती रहो। हयाम के चेहरे की मुस्कुराहट मानित पड़ गई। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो परी? सवाल मशल की जानिब से आया था। मैं कंफ्यूज हूँ हयाम। अपने हाथों को बाहर मिलाए वो जमीन को खूने लगी। मशल ने हयाम को इशारा किया। किस लिए? मतलब मैं अरस को भाई समझती हूँ और यूं अचानक से मैं अपने ख्यालात उनके लिए नहीं बदल पा रही। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ हयाम, लेकिन लेकिन हयाम के लहजे में बेचैनी वाजिया हुई। लेकिन तुम हयाम, लुक एट यू, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बादल, वो भी तो तुम्हारा भाई ही था ना। तुम दोनों इतने नॉर्मल क्यों हो? परी ने चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं मैं नॉर्मल नहीं हूँ परी, मगर मैं तुम्हारी तरह कंफ्यूज भी नहीं हूँ। वो मेरे भाई जरूर थे, लेकिन अब नहीं रहे। हाँ, मैं ठीक लग रही हूँ क्योंकि मैंने किस्मत पर सब छोड़ दिया है। मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती। और जो भी है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ सोच समझ कर ही बाजर को चुना होगा। मैं मुतमईन हूँ। तुम भी हो जाओ। वो उसका हाथ थपथपाती इसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, और वो कर भी क्या सकती थी। मैं जा रही हूँ आयाम। तुम फ्री हो जाओ तो आ जाना। अशल कहते हुए वहां से चलेगी। इसके लहजे में तेजी हयाम ने खूब अच्छे से महसूस की थी। चलती हूँ मैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। वो मुस्कुराकर कहती, जल्दी, मगर दरवाजे के करीब जाकर रुकी। परी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। यकीन करो मेरा। परी मुस्कुराई। शमाला बेगम की आवाज पर वो वापिस होश में आई। शम्मी, कुछ कह रही थी आप? कहाँ खोई हुई हो तुम? वो उसके पास ही आ बैठी। कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। तुम अपनी माँ से कतरा रही हो। मैंने जो कुछ भी किया वो
परी ने उनकी बात दरमियान में ही उचक ली। बहुत सोच समझ कर किया और मुझे कोई शक नहीं इस बात से। आप माँ है मेरी। वो मुस्कुरा रही थी। ये बदलाव, हैरत है मुझे। मैं तो समझी थी तुम मुझसे नाराज होगी। परी ने सागोई का मुजाहरा किया। फिर ऐसा क्या हुआ? वो उसे देख ही रही थी। हया, वो कहती है सब ठीक हो जाएगा, मुझे इन रिश्तों की आदत हो जाएगी। चलो, किसी की बात तो तुम्हें समझ आई। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं अम्मी। हम दोनों एक दूसरे को समझ और समझा सकते हैं। अगर हया वहां मौजूद होती तो कहती कि हम एक कश्ती के मुसाफिर नहीं हैं परी, और खुदा ना करे कि कभी हो। मेरी कश्ती तो कब की डूब चुकी है। मैंने मदद के लिए तुम्हारा हाथ थामा है, लेकिन काश कि तुम वो हाथ मुझे कभी ना देती। बाज़ औक़ात ये लोगों से हमदर्दी हमें बहुत महंगी पड़ती है। तुम्हें क्या हुआ है मशल? कुछ बोलोगी? पिछले 1 घंटे से मुसलसल हयाम मशल के इस अचानक रवैये की जानने की कोशिश करी थी। वो दोनों इस वक्त हयाम के कमरे में बैठी थी। शाम के साए फैल चुके थे। मशल, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, मैं थक गई हूँ अब। तुम अब से अभी से थक गई हो हयाम? हैरत है मुझे। मशल का काटदार लहजा हयाम के लिए नया था। तुम कहना क्या चाहती हो? उनके चेहरे पर तकलीफ किया असरा नुमाया हुए। तुम गलत कर रही हो हयाम, बहुत गलत। मुझे बताओ मशल, मुझे इल्हाम नहीं होगा। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम सब लोग मतलबी हो, सब अपने बारे में सोच रहे हो। कोई परी के मुतल्लिक क्यों नहीं सोचता? हयाम की आंखों में आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराने लगी। मैं मतलबी हूँ मशल? इसने तो शायद कुछ और ना सुना था। वो एक उसी लफ्ज पर अटक गई थी। मशल ने चेहरा मोड़ लिया। हाँ, तुम सब मतलबी हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, मगर तुम सब अपने बारे में ही सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में। मिशेल की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो बहे नहीं देते। वो भी उसकी तरह कठोर हो गए थे। मैंने मैंने अपने बारे में सोचा ही कब है मिशेल? और तुम कहती हो कि वो हंसने लगी। उसकी हंसी में कितना दर्द था। तुम हया, तुमने आज बादल भाई को अपने इंतकाम का मोहरा बनाकर अपनी चाल चल दी है। और देखो, तुम मुतमईन हो। बादल भाई, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आरस भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे खेल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एक मर्तबा भी भाई के बारे में नहीं सोचा। और आरस भाई, आरस के नाम पर उसके रुके आंसू बहने लगे थे। वो वो मेरे भाई हैं आया। उन्होंने बहुत गलत किया, फिर भी मुझे उनसे मोहब्बत है और मैं मजबूर हूँ। उनकी शिकस्त उनके चेहरे पर आया है। वो अपनी बेबुनियाद अनाह की जंग में भूल गए थे। वो इंसान भी हैं, और अपने अपने इस खेल में किसी ने ये नहीं सोचा कि परी, उसका क्या कसूर है? तुम तीनों उसे एक खिलौना समझकर खेल रहे हो। आंख के बहते आंसू थम चुके थे, मगर उसके चेहरे पर दर्द की तहरीर अब भी रकम थी। मशल के अल्फाज इतने तकलीफ दे थे कि उनकी जरब सीधा उसके दिल पर आ लगी थी। चेहरे पर आंसू जम चुके थे। मैं मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी हयाम। तुम, बादल भाई और आरस भाई जो चाहो करो, जितना मर्जी एक दूसरे पर घाव के निश्तर चलाओ, मगर मैं परी को मजीद इस खेल का खिलौना बनने नहीं दूंगी। मशल हयाम का मुकाबला खड़ी हुई। तुम परी को सब सच बता देती हयाम, तो कसम खाती हूं मैं, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि उस जंग में मैं तुम पर आने वाला हर तीर अपने सीने पे समा लेती। लेकिन मुझे परी से बहुत मोहब्बत है। वो अनजान है, और मैं नहीं चाहती कि तुम जो उसे यकीन की डोर थमा आई हो, वो जब टूटे तो उसका दिल बहुत आगे निकल चुका हो। तुम्हारा दिल टूट चुका है अयाम। तुम कैसे किसी और का दिल टूटने का सामान बांध रही हो? वो रोते हुए कमरे से चली गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लाजमी कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।